स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में हम वो सब टॉपिक पढ़ेंगे या वो सब रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2025 एग्ज़ाम में, मतलब जो आप बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उसमें आने का 100% चांसेस है। इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक आप देखेंगे और आप देखेंगे कि कौन कौन सा रिएक्शन हम बता रहे हैं। उन रिएक्शन को आपको कॉपी में नोट करना है और उसे याद कर लेना है, क्योंकि इन्हीं जितना सारा रिएक्शन बताएंगे उन्हीं में से कोई रिएक्शन आपसे पूछा जाएगा। याद रख लीजिए आप। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पढ़ने के बाद आपको कैसे लगा ये कमेंट्स में आप ज़रूर बताएंगे, ताकि हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाएं मेटल नॉन मेटल के लिए या फिर एसिड बेस सॉल्ट के लिए या केमिकल रिएक्शन इक्वेशन के लिए। चलिए वन शॉर्ट वीडियो कार्बन कंपाउंड का वो मेन टॉपिक कौन कौन है जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला रिएक्शन में हमने क्या रखा है, ये है मीथेन। मीथेन एक हाइड्रोकार्बन है जो अल्केन फैमिली के अंदर आता है। हाइड्रोकार्बन आप जानते हैं दो तरह का होता है, एक होता है सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड। जो सैचुरेटेड होता है वो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड बनाता होता है उसके भी, और जो अनसैचुरेटेड होता है वो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। अगर डबल बॉन्ड बनाता है तो उसे एल्कीन कहते हैं, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो उसे एल्काइन कहते हैं। ये सब का नॉलेज आपको दे दिया जाता है क्लासरूम में, कहीं भी पढ़ते होंगे ये सब चीज़ें बता दी जाती है। देखिए, यहाँ पे सबसे पहला मेथड है कंबशन मेथड। जब हम मीथेन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। आपको याद रखना है, जब भी कोई हाइड्रोकार्बन का कंबशन कराओगे तो उससे दो प्रोडक्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो ये है हाइड्रोकार्बन जिसे हम कहें मीथेन। तो मीथेन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करोगे तो बना कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बना, वाटर। याद रख लेना। इथेन डबल बॉन्ड है, इसलिए इन फैमिली अल्कीन का है, तो ये भी हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला दोगे तो उससे भी बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अगर यहाँ पे इथाइन होता, ट्रिपल बॉन्ड वाला भी होता, अगर उसका कंबशन कराते हैं तो उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड बनता और वाटर बनता। याद रखना, हाइड्रोकार्बन का कंबशन करने से दो प्रोडक्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। नेक्स्ट रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑक्सीडेशन मेथड है। देखिए, जब हम इथेनॉल, जिसका फॉर्मूला है CH3CH2OH, आप ये सब फॉर्मूला याद रखे हुए होंगे। हम बस आपको वो मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन बता दे रहे हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी क्लासरूम में आप जानते हैं कि अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, अल्कोहल का नाम कैसे लिखा जाता है, ये सब आपको अच्छे से पता है। तो ये है इथेनॉल, CH3CH2OH, इसे इथेनॉल कहते हैं। इथेनॉल का रिएक्शन किसके प्रेजेंस में करा रहे हैं, KMnO4 या K2Cr2S7। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये काम करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, याद रखिएगा। ये जो KMnO4 K2SO4 है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, जो इथेनॉल को, मतलब अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देता है। और अब बात याद रखेंगे, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसकी वजह से इथेनॉल, मतलब अल्कोहल फैमिली, ये एल्डिहाइड में चेंज नहीं होगा बल्कि पूरा का पूरा एसिड में, मतलब इथेनोइक एसिड में चेंज हो जाएगा। रूल ऑर्गेनिक का क्या है कि अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो जो अल्कोहल फैमिली होता है वो पहले एल्डिहाइड में चेंज होता है, फिर एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होता है। लेकिन जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिल जाता है अल्कोहल को, अल्कोहल OH, अल्कोहल इथेनॉल, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये इथेनॉल पूरा कन्वर्ट हो जाता है डायरेक्ट इसमें इथेनोइक एसिड में। तो इथेनॉल से इथेनोइक एसिड बनाना है तो आपको KMnO4 या K2Cr2 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराना होगा। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इथेनॉल को ऑक्सीडाइज कर देगा और इथेनॉल ऑक्सीडाइज होकर बनाता है इथेनोइक एसिड। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये आपसे पूछा जा सकता है, इथेनॉल। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, यहाँ पर हमने जो बताया है वो एडिशन रिएक्शन बताया है। एडिशन रिएक्शन क्या होता है, किसी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड में बदल देना हाइड्रोजन के प्रेजेंस में। अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में तोड़ देना। देखिए, हमारे पास इथीन है, आप जानते हैं इथीन में होता है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड जब इथीन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराया तो किस में बदल गया, इथेन में। तो दो चार और यहाँ पे दो हाइड्रोजन, 4 2 कितना हो गया, 6, 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन, 2 और ऐड हो गया तो 4 2 6 में। ये किसका फॉर्मूला है, इथेन का। तो इथीन से इथेन का बनना ये एडिशन रिएक्शन होता है और आप हाइड्रोजनेशन मेथड से ज़रिए बनाते हैं। हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर कर।
अगर यहाँ पे इथाइन होता तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 ले लेते तो उससे वो भी इथेन बनता। बस खाली याद रखना, प्रोपीन से प्रोपेन, ब्यूटीन से ब्यूटेन, ब्यूटाइन से ब्यूटेन, प्रोपाइन से प्रोपेन, मतलब अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में चेंज करना, ये कहलाता है आपका एडिशन रिएक्शन। और एडिशन रिएक्शन में जो कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं वो है निकेल, याद रखिएगा आप। तो इथीन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर गया, बन गया क्या है, इथेन। इतना काफ़ी समझाने के लिए। अब ये है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होता है, जब आप हाइड्रोकार्बन मीथेन को क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्या होगा, HCl लॉस हो जाएगा। मान लो यहाँ से एक क्लोरीन इस पे अगर आएगा, अटैक करेगा ये क्लोरीन, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो देखो एक क्लोरीन इस पे अटैक किया और एक हाइड्रोजन निकल गया, तो ये क्या होगा, एक हाइड्रोजन निकलने की वजह से ये CH3 हुआ और क्लोरीन का अटैक हुआ, जिससे क्या बना, CH3Cl, और एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ निकलकर बाहर हो गया। इसका मतलब है कि हमने क्या लॉस कर दिया, दोनों कंपाउंड से -HCl, हाइड्रोजन निकाल दिया यहाँ से और एक क्लोरीन यहाँ से निकाल दिया, तो कौन कंपाउंड बनेगा, CH3Cl, इसको बोलते हैं क्लोरोमीथेन। अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं क्या। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। वो रिएक्शन नंबर कितना है, 6 नंबर है। ये जो रिएक्शन हमने लिखा है ये 2025 में आने का 100% चांसेस है, और जो पहले बता रहे उसमें भी से कोई आने का 100% चांसेस है। देखिए ये इथेनॉल है, इथेनॉल का फॉर्मूला याद कर लीजिए ज़रूर, CH3CH2H, ये इथेनॉल है। जब हम इथेनॉल का रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे, इथेनॉल का रिएक्शन जब हम सोडियम मेटल के साथ करेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम एथ ऑक्साइड बनता है। ये जो जानते हैं आप, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज शो करता है, तो सोडियम पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव का अटैक कहाँ होगा, नेगेटिव पर, तो ये बन जाएगा CH3CH2 और बनेगा ONA, और हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा H2O। ये बना सोडियम एथ ऑक्साइड। ये आप ज़रूर याद रखेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसे भूलना आपको नहीं है। अगर आप बैलेंस करना चाहते हैं तो यहाँ 2 कर दीजिए, यहाँ 2 कर दीजिए, यहाँ 2 कर दीजिए, ये हो जाएगा बैलेंस, रिएक्शन हो जाएगा बैलेंस। तो एथेनॉल जब सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो सोडियम एथ ऑक्साइड बनाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखिए, ये भी इथेनॉल है, ठीक है, इथेनॉल। इथेनॉल का रिएक्शन आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ कर रहे हैं। इस रिएक्शन को कहते हैं, कॉपी में नोट कर लीजिएगा, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन क्यों कहा, कि जब इथेनॉल क्या है, अल्कोहल फैमिली का है इथेनॉल, ये किसके प्रेजेंस में है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जो होता है वो डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट होता है। डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट किसको बोलते हैं, जो किसी कंपाउंड से वाटर को बाहर निकाल दे, वो डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट होता है। तो H2SO4 डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट का काम करता है। तो इस इथेनॉल से वो क्या निकाल देगा, बाहर। अब ज़रा सोचिए कि इथेनॉल में कितना कार्बन है, 2 कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है, 4, 3 और 2 5 और 1 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो ये है इथेनॉल दरअसल। और ये H2SO4 जब इसके प्रेजेंस में आएगा तो इस कंपाउंड से क्या निकाल देगा, वाटर बाहर निकाल देगा। तो वाटर के मतलब H2O, तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन निकाल दो तो कितना आप बचेगा बताओ, निकाल दो 2 हाइड्रोजन यहाँ से, 1 ऑक्सीजन यहाँ से, तो H2O बाहर हो गया, तो अंदर क्या बच गया, C2H4। और इस C2H4 कार्बन का 2 गुना जो होता है उसे आप क्या कहते हैं, इथीन फैमिली कहते हैं। तो ये बन गया आपका इथीन। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से क्या बनता है, इथीन बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड जब सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो वो बनाता है सोडियम इथेनोएट। इसका फॉर्मूला ज़रूर याद रखना। सो इथेनोइक एसिड में जो सॉल्ट बनता है ना, वो सोडियम इथेनोएट बनता है। क्लास 10th वाला ये बच्चे लोग ज़रूर याद रखेंगे आप। जो इथेनोइक एसिड में जो सॉल्ट बनता है वो आपका होता है, क्या होता है आप जानते हैं, ये है मेटल और ये है एसिड। मेटल और एसिड के मिलने से सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनता है, ये आप जानते हैं। कौन सा सॉल्ट बनेगा, इथेनोइक एसिड से जो सॉल्ट बनता है उसे सोडियम इथेनोएट कहते हैं। क्या कहते हैं, सोडियम इथेनोएट, याद रख लेना। देखो ये है एसिड, और जानते हैं NO2CO3 मेटल कार्बोनेट है। मेटल कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है, मेटल कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो वो सॉल्ट बनाता है। और सॉल्ट कौन सा बनता है, अभी तुरंत बताया है, सोडियम इथेनोएट। और साथ में वाटर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये आपने एसिड बेस सॉल्ट रिएक्शन में ज़रूर पढ़ा है कि एसिड अगर मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो वो मेटल सॉल्ट बनाता है, प्लस वाटर बनाता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है, ये कार्बन डाइऑक्साइड अगर लाइम वाटर के साथ कंबाइन कर जाएगा तो सॉल्यूशन कैसा होगा, मिल्कनेस। कैसा सॉल्यूशन होगा, मिल्कनेस सॉल्यूशन होगा। याद रखें आप, लाइम वाटर किससे, लाइम वाटर में आप कार्बन डाइऑक्साइड पास कराते हैं तो सॉल्यूशन कैसा बनता है, मिल्कनेस। वो मिल्कनेस सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं क्या है बटम।
नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। इस रिएक्शन का नाम है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए एस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या होता है, गौर से सुनिएगा। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होता है जब कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है। जब कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, जब कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है तो वो एस्टर का फॉर्मेशन करता है। तो इसी को कहते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है तो एस्टर बनाता है, इसी को कहते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। यहाँ पर हमने कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या लिया है, इथेनोइक एसिड, जिसका फॉर्मूला आपको याद है। यहाँ पे अल्कोहल में क्या लिया है, इथेनॉल लिया है। जब कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब इथेनोइक एसिड इथेनॉल के साथ कंबाइन करेगा कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में, तो वो बनाएगा एस्टर, जिससे बनेगा इथाइल इथेनोएट। आप फंक्शनल ग्रुप जानते हैं जिस किसी में O8 लफ्ज़ होगा, जब कार्बन के साथ डबल O नज़र आएगा और इधर R है और इधर R फैमिली है, RR मतलब अल्काइल फैमिली, जब कार्बन के साथ डबल O आता है, एक O अगर आता है तो आप कीटोन कहते हैं। CO कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर भी आता है वो, और इसी डबल O ये क्या है, एस्टर का पहचान है। तो इससे जो एस्टर बनता है वो बनता है इथाइल इथेनोएट। याद रखिएगा, जब इथेनोइक एसिड इथेनॉल के साथ कंबाइन करता है तो बनता है इथाइल इथेनोएट। ये आपको आंसर याद रखना है, इसी का नाम है एस्टर। तो आपसे एस्टरिफिकेशन पूछ सकता है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है क्योंकि इसमें एस्टर बन रहा है, इथाइल इथेनोएट इथेनोइक एसिड से और इथेनॉल से बन रहा है। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए सपोनिफिकेशन रिएक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सपोनिफिकेशन रिएक्शन क्या होता है, जब आप एस्टर को डाइल्यूट NaH के साथ कंबाइन करते हैं तो बनता है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन सा सॉल्ट बनता है हम बता चुके हैं, सोडियम इथेनोएट, और साथ में बनता है अल्कोहल। ये याद रख लीजिए, सपोनिफिकेशन क्या है, एस्टर डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और साथ में अल्कोहल। यहाँ पे गौर कीजिए, यहाँ पर हमने एस्टर लिया, अभी बताया था आपको एस्टरिफिकेशन में इथाइल इथेनोएट। इथाइल इथेनोएट एस्टर है, O8 लफ्ज़ आया OATE तो वो समझ लीजिए एस्टर फैमिली का है। और C डबल बॉन्ड C के साथ डबल हो रहा है तो वो एस्टर फैमिली का, इधर R है। तो इथाइल इथेनोएट एस्टर है, इसका रिएक्शन NaOH के साथ किया। अब ज़रा गौर से देखिए कंपाउंड कैसे बनेगा, गौर से देखना। आप जानते हैं सोडियम प्लस चार्ज होता है और OH कैसा होता है, माइनस होता है। और यहाँ पे ऑक्सीजन कैसा है बताओ, नेगेटिव होगा। तो प्लस के साथ कौन भागेगा बताओ, नेगेटिव। तो इससे क्या बन जाएगा, CH3COO और इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, Na। इसको क्या कहते हैं, सोडियम इथेनोएट। अब बचा है ये और बचा है ये, तो ये दोनों मिलकर C2H5OH, जिससे क्या बन जाएगा, इथेनॉल। ये होता है सपोनिफिकेशन। याद रखेंगे आप, सपोनिफिकेशन में अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। अब आइए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम लोग पढ़ते हैं। सैचुरेटेड में आता है अल्केन। ये तो बड़ा सिंपल, अल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2। अल्कीन होता है CnH2n, अल्काइल होता है CnH2n-2 और अल्काइल होता है CnH2n+1। ये सब है फंक्शनल ग्रुप है नहीं, बल्कि ये सब फॉर्मूला है। आप कैसे याद रखेंगे, देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए, गौर से देखेंगे कौन किस फैमिली का है, नाम कैसे लिखाता है। अभी हम आपको नाम लिखकर बता रहे हैं कैसे लिखना है। ये फॉर्मूला आप पहले याद कर लेंगे, आप फॉर्मूला याद कर लेंगे और उसके बाद आप देखेंगे फॉर्मूला जब याद हो जाएगा तो आपको करना क्या है, तभी हम बता रहे हैं वो फॉर्मूला। देखिए करना क्या है, नाम कैसे लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कौन किस फैमिली का, गौर से देखेंगे आप, C2H6, ये है C2H6। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा C2H6 में, वो समझिए क्या है, ये है हाइड्रोकार्बन फैमिली C2H6। देखो जब भी कार्बन का दो गुना +2, याद रखो कार्बन का 2 गुना +2 होगा तो वो अल्कीन फैमिली के अंदर आता है। जैसे हम लिखा कार्बन 3, इसका 2 गुना करो, 3 2 6 और 2 जोड़ दो तो कितना हो गया, C8। ये अल्कीन फैमिली का है। तो अगर हम लिखा C4, इसका 2 गुना करो, 4 दूनी 8 और तो कितना हो गया, 10। ये हो गया अल्कीन फैमिली का। तो कार्बन का 2 गुना +2 ये होगा अल्कीन फैमिली का। नाम कैसे लिखते हैं, 2 कार्बन को बोलते हैं एथ और साथ में तुम जोड़ दोगे एन, बन जाएगा इथेन। जैसे 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप, साथ में जोड़ दो एन, हो गया प्रोपेन। 4 को बोलते हैं ब्यूट, आप जानते हैं ब्यूट, और सब एन ही जोड़ दो, हो गया ब्यूटेन। ये हो गया अल्केन फैमिली। अब आपको ट्रिक बताते हैं अल्कीन का देखिए, C2H4, C3H6, C4H8। ये बहुत आसान है। जब कार्बन का 2 गुना कर दो हाइड्रोजन, कार्बन जितना उसका 2 गुना हाइड्रोजन होगा। देखिए 2 2 4, कार्बन का 2 गुना, 3 2 6, 4 दूनी 8, 2 गुना हो गया।
तो ये किस फैमिली के अंदर आएगा, अल्कीन फैमिली के अंदर आएगा, याद रखना। तो अल्कीन को कैसे लिखते हैं, दो कार्बन को क्या बोलते हैं, एथ, और साथ में ई एन जोड़ देंगे, ये हो जाएगा इथीन, ये हो गया प्रोप, ई जोड़ देंगे प्रोपीन, ये 4 जो हो गया ब्यूट, ई एन हो गया, क्या हो जाएगा, ये ब्यूटीन हो जाएगा। तो कार्बन का 2 गुना रहा तो ये 2 गुना प्लस 2 रहा तो वो होगा अल्केन फैमिली होगा। ये बात क्लियर है। अब देखिए एक अल्काइन फैमिली समझा देते हैं यहाँ पर। अल्काइन फैमिली कैसे होता है, कार्बन जितना होगा उसका 2 गुना करो और 2 घटा दो, तो 2 2 ज़ा 4 और 2 घटाओ कितना आएगा 2, तो ये फैमिली होगा अल्काइन फैमिली। जैसे कार्बन का तुम 2 गुना करो और 2 घटा दो, 3 2 ज़ा 6 -2 कितना हो जाएगा 4, तो ये अल्काइन फैमिली के अंदर आएगा। कार्बन 4 ले लो, इसका 2 गुना करो, 4 दूनी 8 और 2 घटा दो तो कितना हो जाएगा बताओ 6 हो जाएगा। तो ये अल्केन, ये शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहे हैं। अब बताओ ये अल्केन फैमिली का, क्योंकि 2 गुना -2 है तो 2 कार्बन को बोलते हैं एथ और साथ में जोड़ दोगे वाई यानी हो गया इथाइन, 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप और साथ में जोड़ दोगे वाई यानी प्रोपाइन, ये 4 को बोलते हैं ब्यूट और साथ में जोड़ दोगे वाई यानी हो गया ब्यूटाइन। नेक्स्ट, तो इस तरह से हम लोग पढ़ सकते हैं। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये है होमोलोगस सीरीज़ का पॉइंट। देखिए होमोलोगस सीरीज़ किसको बोलते हैं आपको पता है, जब 2 हाइड्रोकार्बन, जब होमोलोगस सीरीज़ कहते हैं किसको है, होमोलोगस सीरीज़ में फंक्शनल ग्रुप सेम होता है और 2 कंपाउंड के बीच -CH2 का डिफरेंस होता है। ये आपको पता है, ये होमोलोगस सीरीज़ का पहचान है। हम शॉर्ट करके बता रहे हैं इसको, आप सिर्फ डिफरेंस, आप सिर्फ ये याद रखेंगे, जब 2 सेम फैमिली के बीच, सेम ग्रुप के बीच CH2 का डिफरेंस हो। इस कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए हमने अल्केन फैमिली लिया, ये है मीथेन और ये है इथेन। अब बताओ इन दोनों के बीच कितना का डिफरेंस है, बता सकते हो, इन दोनों के बीच है -CH2, मतलब CH2 का डिफरेंस है। तो जिस सेम फैमिली में कंपाउंड के साथ अगर CH2 का डिफरेंस आता है तो उसे आप होमोलोगस सीरीज़ कहते हैं, होमोलोगस सीरीज़ कहते हैं, याद रखिएगा। CH2 का डिफरेंस आएगा, अगर हम लिख देते हैं C3H8, ये भी अल्केन फैमिली है, ये भी अल्केन फैमिली का है, लेकिन ये दोनों होमोलोगस सीरीज़ क्यों नहीं है, क्योंकि इन दोनों के बीच CH2 का डिफरेंस नहीं है, तो ये दोनों होमोलोगस सीरीज़ नहीं है। जिस किसी के अंदर CH2 का डिफरेंस हो और सेम फंक्शनल ग्रुप हो और सेम फैमिली का हो, उसे आप होमोलोगस सीरीज़ कहते हैं। एग्जाम्पल देख लो, अगर हमने लिखा इथीन का C2H6, ठीक है, C2H4 लिख लिया और C3H6 लिख लिया, बताओ क्या ये दोनों होमोलोगस सीरीज़ है, यस होमोलोगस सीरीज़ है। क्यों, इन दोनों के बीच कितना का डिफरेंस आ रहा है, CH2 का डिफरेंस आ रहा है। एक C3 में से C घटा दो तो C2 हो गया, 6 में से 2 घटा दो कितना आएगा 4 आएगा, सब्ट्रैक्ट कर दो 4 आएगा। तो CH2 का डिफरेंस होना चाहिए होमोलोगस सीरीज़ के लिए। आपको क्या याद रखना है, सिर्फ ये याद रखना है, होमोलोगस सिर्फ अल्केन का जो फर्स्ट मेंबर होता है होमोलोगस सीरीज़ का, वो कौन होता है, मीथेन होता है। याद रखना, होमोलोगस सीरीज़ ऑफ अल्केन, और वो भी फर्स्ट मेंबर का जो होमोलोगस सीरीज़ होता है अल्केन में, वो कौन होता है, मीथेन। सेकंड मेंबर में इथेन, थर्ड मेंबर में प्रोपेन। याद रखना, फर्स्ट सेकंड थर्ड ज़रूर याद रखिएगा। अल्कीन में फर्स्ट मेंबर कौन होता है होमोलोगस सीरीज़ का, इथीन होता है, सेकंड मेंबर प्रोपीन होता है, थर्ड मेंबर ब्यूटीन होता है, फोर्थ मेंबर ब्यूटीन के बाद पेंटीन, हेक्सिन आप करते रहें, लेकिन यहाँ पर 3 सिर्फ याद रखना। और अल्काइन में फर्स्ट मेंबर इथाइन होता है, मतलब 2 कार्बन से स्टार्ट होता है, एक कार्बन का तो होता नहीं, और 2 प्रोपाइन, थर्ड ब्यूटाइन। तो आप ब्यूटाइन, प्रोपाइन, इथाइन, ये हर का 3 याद रखना, फर्स्ट मेंबर, सेकंड मेंबर, थर्ड मेंबर। इंपॉर्टेंट है, ज़रूर याद कर लीजिएगा। क्लास में हमने आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ाया था, यहाँ पे हम रिवाइज़ करा रहे हैं, तो इसलिए जल्दी रिवाइज़ कर लो जितना जल्दी हो सके। अब देखो यहाँ पे ये अल्कोहल है, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH होता है, सफिक्स OL होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप COOH होता है और सफिक्स ओइक एसिड होता है। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप CHO होता है, सफिक्स AL होता है। कीटोन का फंक्शनल ग्रुप CO होता है, मतलब कीटोन, और इसका सफिक्स होता है ONE होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लेना ज़रूर, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, एक होता है डायमंड, दूसरा होता है ग्रेफाइट और तीसरा होता है फ्लोरेंस, जिसको बोलते हैं बकमिंस्टर फ्लोरेंस C60। देखिए 3 एलोट्रॉप्स किसको कहते हैं, जिसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो डिफरेंट हो लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो, उसे एलोट्रॉप्स कहते हैं। तो एलोट्रॉप्स के अंदर जो मेन पॉइंट्स है, जो नॉर्मल से पॉइंट है भाई, ये बात होती है वो आप लोग सब जानते हैं। सवाल किस पे बनता है वो हम बता रहे हैं बस। देखो डायमंड जो होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, बट इट इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। हीट का तो गुड कंडक्टर होता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है, याद रखना। हीट का गुड कंडक्टर क्यों होता है, बिकॉज ऑफ हार्डनेस की वजह से या हाई थर्मल कंडक्टिविटी। डायमंड का थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, और इलेक्ट्रिसिटी में बैड कंडक्टर होता है। याद रखिएगा ऐसे टर्म,
ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दोनों का होता है, हीट का भी होता है और इलेक्ट्रिसिटी का भी गुड कंडक्टर होता है ग्रेफाइट। क्यों? बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा है ग्रेफाइट के, इस वजह से वो हीट में और इलेक्ट्रिसिटी में दोनों में क्या है, गुड कंडक्टर है। लेकिन डायमंड का हाई थर्मल कंडक्टिविटी होने की वजह से सिर्फ ये हीट के लिए गुड कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी के में गुड कंडक्टर नहीं है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और ये गुड कंडक्टर। इस पर सवाल पूछा जा सकता है। अब ये कोवेलेंट बॉन्ड थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड क्या है समझो आप, कोवेलेंट बॉन्ड समझ लो क्या है। कोवेलेंट बॉन्ड 3 तरह का होता है, सिंगल, डबल और ट्रिपल। शॉर्ट में समझ लो, ये है हाइड्रोजन, मान लो हाइड्रोजन का कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, तो 2 सर्किल बनाओ ओवरलैप करता हुआ, 2 हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का और फिर दूसरा हाइड्रोजन, ये हुआ ओवरलैप करता हुआ। और इसमें जो हम लोग भरेंगे ये ओवरलैप, ये होगा शेयरिंग पार्ट्स। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, एक और एक हाइड्रोजन। आप जानते हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी 1 होगा। तो जितना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उतना डॉट होता है। तो एक एटॉमिक नंबर की वजह से इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होता है। आप जानते हैं कि हर एलिमेंट की चाहत होती है ऑक्टेट रूल कंप्लीट करना या डुप्लेट रूल कंप्लीट करना, चाहे उसके लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए, चाहे लास्ट में 8 आ जाए। इस 2 और 8 को फुलफिल करने के लिए वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। अगर शेयर करेगा तो कोवेलेंट बॉन्ड, और ट्रांसफ़र करेगा तो आयोनिक बॉन्ड, चार्ज को आपने पढ़ा था। तो देखो हाइड्रोजन को डुप्लेट चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो जितना जिसको ज़रूरत होती है उतना वो शेयर कर देता है। अब देखो इसको डुप्लेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। थोड़ा फास्ट समझा रहे हैं, अच्छे से गौर से सुन लो। ऐसे डिटेल में हम बहुत अच्छे से आपको क्लास में समझा चुके हैं क्या होता है, कैसे बनता है। तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए उतना इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा। है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और एक चाहिए, तो जितना चाहिए उतना शेयर करता है। तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर कर दिया, इसको एक चाहिए तो एक शेयर कर दिया। अब देखिए जब शेयर करने के पास इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब ये फुलफिल हो गया। तो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच कैसा बॉन्ड बना, सिंगल बॉन्ड। 2 इलेक्ट्रॉन से सिंगल बॉन्ड बनता है, याद रखना। अब देख लो ऑक्सीजन का, देख लो O2। O2 का कैसे बनाना, देखो O2 का फिर बनाओ, दो ओवरलैप कराओ, सर्किल बनाओ, यहाँ पे O है और यहाँ पे O है, ऑक्सीजन। अब जरा गौर से देखिएगा, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन कितना, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है आपको पता है, 8 होता है। कैसे लिखते हैं आप, 2-6 लिखते हैं, 2-6 लिखते हैं। अब बताओ इसको फुल, इसके ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 6 है, तो 6 डॉट दे दो, 2 2 4 2 6, ये हो गया 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसका भी 2 2 4 और 2 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जितना चाहिए होता है ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए या डुप्लेट को कंप्लीट करने के लिए, उतना इलेक्ट्रॉन वो शेयर कर देता है। सिर्फ ये याद कर लीजिए, 8 इलेक्ट्रॉन को फुल करने के लिए या 2 इलेक्ट्रॉन को फुल करने के लिए जितना चाहिए होता है उतना शेयर कर देता है। तो ऑक्सीजन को 2 चाहिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन अपना, क्योंकि 2 2 4 6 तो है, 2 और चाहिए, तो जितना चाहिए उतना शेयर कर देता है। 2 यहाँ से तुम कर दो शेयर और ये अपना 2 कर देगा शेयर। अब देखो दोनों 8-8 हो गया, देख लो गौर से देखो, 2 2 4 2 6 2 8, ये सर्किल में इसे 2 2 4 2 6 2 8 हो गया कंप्लीट। अब बताओ ऑक्सीजन के बीच कितना बॉन्ड बनेगा, हर 2 इलेक्ट्रॉन से सिंगल बॉन्ड बनता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ तो क्या बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। क्लियर है टर्म। तो इस तरह से आप बना सकते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, सिंपल है। नाइट्रोजन का भी देख लो, N2 का देख लो, देख N2 का 2 सर्किल बना लेना ऐसे N। बताओ नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है। कैसे लिखते हो, 2 5। अब बताओ इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 5, तो 5 को डॉट 5 डॉट दे दो, ये डॉट बता रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, याद रखना 5। अब बताओ इसको फुलफिल करने के लिए कितना चाहिए, 3 चाहिए, 5 3 8 हो जाएगा ऑक्टेट को, तो 3 क्या करेगा, शेयर कर देगा अपने, 3 क्या करेगा, शेयर कर देगा इसमें, और ये अपने 3 कर देगा शेयर, जितना चाहिए उतना शेयर कर देता है। अब देखो 8 हो गया, देख लो 3 3 6 2 8, 3 3 6 प्लस 2 कितना हो गया, 8 हो गया, दोनों कंप्लीट हो गया। तो नाइट्रोजन के बीच कौन सा बॉन्ड बन रहा है, हर सिंगल डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बनता है, हर 2 इलेक्ट्रॉन से सिंगल बॉन्ड बनता है, 2 2 4 2 6, तो ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड, ये हो गया N। तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड 3 तरह का होता है, सिंगल, डबल और क्या होता है, ट्रिपल। और एक कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया का भी दिखा देते हैं आपको, बस 2 एग्जाम्पल देंगे, आप इतना पढ़ लीजिए तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। अब देखो नेक्स्ट, देखो ये तो आप पढ़ लेंगे, आप उतार लेंगे आप इसे। देखिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का देख लीजिए, जैसे मान लीजिए अमोनिया का, देखो जो अपने मतलब ये कम, नाइट्रोजन कम है, हाइड्रोजन 3 है और ये कम है। जो लिस्ट नंबर में होगा उसको आप सेंटर पे रखोगे, तो सेंटर पे रख दिया नाइट्रोजन को, और 3 हाइड्रोजन इसको ओवरलैप करता हुआ बना लिए 3 हाइड्रोजन, तो ऐसे बना लिए 3 हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ बीच में रखा N, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H। आप जानते हैं इसका हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1,
और हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 और इसका भी होता है 1। नाइट्रोजन का होता है 5, अभी बताया 3 और कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब बताओ हाइड्रोजन को कितना चाहिए, हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि ये डुप्लीट पूरा करना चाहेगा, अभी बता दिया। तो जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए उतना वो शेयर कर देता है, तो 1 ये शेयर कर देगा। इसको भी चाहिए तो 1 शेयर कर देगा अंदर, इसको भी 1 चाहिए तो ये शेयर कर देगा अंदर, सब शेयर कर दिया। अब नाइट्रोजन क्या करेगा, नाइट्रोजन को कितना चाहिए आपको पता है, नाइट्रोजन को चाहिए 3 चाहिए क्योंकि इसका 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 चाहिए। तो 3 कैसे बांट देगा, हर एक हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो अपने 3 इलेक्ट्रॉन बांटेगा कैसे, 1 यहाँ दे देगा, 1 यहाँ दे देगा, 1 यहाँ दे देगा। अब देखिए कंप्लीट हो गया, 2 2 4 2 6 2 8। देखो नाइट्रोजन भी कंप्लीट, हाइड्रोजन भी पूरा फुलफिल हो गया, हाइड्रोजन सब फुलफिल हो गया, नाइट्रोजन फुलफिल हो गया। अब बताओ कैसा बॉन्ड बना, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग है, तो 2 इलेक्ट्रॉन से क्या बनता है, सिंगल बॉन्ड हो गया एन। इस पर बच गया एक लोन पेयर। लोन पेयर इसको कहते हैं जो शेयरिंग करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन बच जाता है उसे लोन पेयर कहते हैं। हर 2 इलेक्ट्रॉन से 1 लोन पेयर होता है, याद रखिएगा। अब बताओ इन दोनों के बीच कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। और इन दोनों के बीच क्योंकि डबल है ना, 2 इलेक्ट्रॉन से सिंगल बॉन्ड बनता है, तो ये अमोनिया का फिगर बन गया स्ट्रक्चर। तो एक लास्ट बता रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, फास्ट बता रहे हैं, आप जल्द से जल्द समझ लीजिए। हमने इसको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से समझा दिया है क्लासरूम में कि कैसे बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। आपको रिवाइज करने के लिए सही पढ़ा रहे थे ताकि आपको पता हो कोवेलेंट क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड का एक देख लीजिए, देखिए कार्बन को बीच में रख दीजिए, एक सर्किल बनाइए बीच में कार्बन का और दोनों तरफ बना दीजिए ऑक्सीजन का। बना दिया, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, कार्बन का 4 होता है, याद रखना ऑक्सीजन का 6 होता है, 6 होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बताओ इसको 6 होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इसको कितना चाहिए, 2 चाहिए। जितना चाहिए उतना क्या करेगा, वो शेयर कर देगा, याद रखिएगा शेयर कर देगा 2। इस ऑक्सीजन को भी 6 है तो इसको 2 चाहिए, 6 2 8, 8 फुल करने के लिए, तो जितना चाहिए उतना वो क्या करेगा, शेयर कर देगा। और कार्बन को कितना चाहिए, आप जानते हैं कार्बन को चाहिए कितना, 4 है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है, इसे लिखते हैं 2 4। तो इसे कितना चाहिए, 4 चाहिए। तो ये 4 क्या करेगा, 2 2 दोनों को दे देगा, यहाँ 2 दे देगा ऑक्सीजन को, यहाँ 2 दे देगा इसको। अब देखो क्या ये 8 हो गया, शेयर कर दिया, देख लो कंप्लीट हो गया 8, खुद देख लो। 2 2 4 2 6 2 8 कंप्लीट, कार्बन भी 2 2 4 2 6 2 8 कंप्लीट, कार्बन कंप्लीट हो गया। तो ऑक्सीजन, अब बताओ कार्बन के बीच डबल या सिंगल, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन से डबल बॉन्ड सी, ये कार्बन डाइऑक्साइड का हो गया फॉर्मूला। और जो इलेक्ट्रॉन बचा है, जैसे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बचा, 2 इलेक्ट्रॉन से जो शेयरिंग करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन बच जाता है उसे लोन पेयर कहते हैं। तो ये 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, दोनों इधर भी 1 लोन पेयर और 1 लोन पेयर, मतलब टोटल 4 लोन पेयर हो गया कार्बन डाइऑक्साइड में। ये आपका फिगर हो गया। तो हमने फास्ट समझाया है। आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद रखना है। आप क्लास में कहीं भी पढ़ते होंगे तो आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पढ़ाया जाता होगा, कैसे शेयर करता है सब बताया जाता होगा, मतलब ये सब कंपाउंड आपको याद रखना है एट लास्ट। तो ये था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हमने आपको इंपॉर्टेंट रिएक्शन बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप ज़रूर कमेंट्स करके बताइए ताकि हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आएँ, मेटल नॉन मेटल का या फिर एसिड बेस सॉल्ट का या केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का, ठीक है। और सब्सक्राइब करना ज़रूर बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और जो स्टूडेंट इस पर तैयारी कर रहे हो उस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। स्टार्ट करते हैं सोप एंड डिटर्जेंट। ये लास्ट टॉपिक देखिए क्या है। देखिए सोप आर सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। सोप क्या होता है, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। किसका, सोडियम का और पोटेशियम का। सोडियम और पोटेशियम का जो सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होता है सोप। दिस लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, जो लॉन्ग चेन होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसे आप फैटी एसिड कहते हैं। फैटी एसिड, फैटी एसिड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ऑब्टेन्ड होता है बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑयल एंड फैट्स के ज़रिए होता है, ऑयल और फैट के ज़रिए हाइड्रोलिसिस होता है। सोप में जो फैटी एसिड होता है इंपॉर्टेंट, वो 3 होता है, याद रख लेंगे। पॉल्मेटिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है C15H31COOH, इसी को कहते हैं लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड का लॉन्ग चेन मतलब 15 कार्बन इसके अंदर मौजूद है। स्टेरिक एसिड C17H35COOH होता है, और एक होता है ओलिक एसिड जिसका होता है C17H33COOH। ये वो 3 फैटी एसिड है जो सोप के अंदर मौजूद होता है। देखिए सोप मॉलिक्यूल्स को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ये प्रोसेस है हाइड्रोकार्बन, ये कहलाता है लॉन्ग चेन है, ये बहुत सा कार्बन है और भी बड़ा कार्बन हो सकता है। लॉन्ग चेन ऑफ सोडियम, लॉन्ग चेन है किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो ये है सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का लॉन्ग चेन को ही सोप कहते हैं।
सोडियम पोटेशियम सॉल्ट का लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, उसी को आप क्या कहते हैं, सोप कहते हैं। तो सोप का रिप्रेजेंटेशन ये होता है, देख लीजिए, सोडियम के साथ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड है सोडियम के साथ, तो इसे आप सोप कहते हैं। अब हम डिटर्जेंट पढ़ते हैं। तो डिटर्जेंट क्या होता है, डिटर्जेंट आर आइदर अमोनियम सॉल्ट, सल्फोनेट या सल्फेट सॉल्ट होता है। और सोप क्या था, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट था, लेकिन डिटर्जेंट किसका होता है, अमोनियम सॉल्ट का होता है या सल्फोनेट का होता है या सल्फेट सॉल्ट का होता है। रिप्रेजेंट देखो इसको ऐसे करते हैं, सोडियम के साथ ये मॉलिक्यूल्स अगर रहा, कार्बोक्सिलिक एसिड हमने बताया आपको कि जब इसके साथ COO- है, तो इसे क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट कहते हैं। सोडियम के साथ अगर लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड दिखेगा तो ये सोप होगा, और सोडियम के साथ अगर अमोनियम सॉल्ट, सल्फोनेट या सल्फेट इस तरह का कुछ दिख गया तो वो क्या होगा, आपका डिटर्जेंट मॉलिक्यूल्स होगा। याद रखेंगे, बहुत सिंपल है। अब हम लोग देखते हैं एक सवाल, सोप कैन नॉट बी यूज इन हार्ड वाटर। सवाल पूछा जाता है कि सोप को आप हार्ड वाटर में यूज़ नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि कैल्शियम आयंस और मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट होता है हार्ड वाटर में। हार्ड वाटर में कैल्शियम आयंस और मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट होता है, जो प्रोड्यूस करता है कैसा पीपीटी, वाइट पीपीटी प्रोड्यूस करता है, मतलब बनाता है वाइट पीपीटी सोप के साथ रिएक्शन करके। उस वाइट पीपीटी का नाम क्या है, एस्कम है। मतलब जब सोप हार्ड वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो वाइट पीपीटी बनाता है, जो एस्कम कहलाता है। एस्कम ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम सोप, कैल्शियम और मैग्नीशियम सोप का एस्कम बनता है, जो वाटर के अंदर इनसॉल्यूबल होता है, सॉल्यूबल नहीं होता है वाटर के अंदर, इनसॉल्यूबल। ये जो एस्कम बनता है वो वाटर के अंदर इनसॉल्यूबल होता है, जिसके वजह से सोप एज ए रिज़ल्ट लोट ऑफ सोप वेस्टेड, जिसके वजह से ज़्यादातर जो साबुन है वो बर्बाद हो जाता है, वेस्टेड हो जाता है। इस वजह से डिटर्जेंट का यूज़ आप हार्ड वाटर में करते हैं, सोप का यूज़ आप हार्ड वाटर में नहीं करते हैं। रीज़न, क्योंकि हार्ड वाटर में मौजूद होता है कैल्शियम आयंस और मैग्नीशियम आयंस, जो सोप के साथ रिएक्शन कर कर एस्कम का फॉर्मेशन करता है, और ये एस्कम वाटर के अंदर इनसॉल्यूबल होता है, जिसकी वजह से सोप ज़्यादा वेस्ट होता है। इस वजह से सोप का यूज़ हम हार्ड वाटर में नहीं करते हैं। जैसे देखिए, इसका नाम है सोडियम इसको बोलते हैं स्टीयरेट। सोडियम स्टीयरेट जो सोप कहलाता है, इस सोप का हम रिएक्शन करा दिया हार्ड वाटर जिसमें कैल्शियम आयंस या मैग्नीशियम आयंस होगा, उसे हार्ड वाटर कहेंगे। तो हार्ड वाटर और सोप का रिएक्शन होता है, तो इससे बनता है कैल्शियम स्टीयरेट। यहाँ तक सोडियम स्टीयरेट हार्ड वाटर के साथ रिएक्शन करके बना है कैल्शियम स्टीयरेट, जो एस्कम होता है, वाइट पीपीटी होता है, वाइट पीपीटी और एस्कम और साथ में सोडियम आयंस देता है। तो इस रिएक्शन, इस एस्कम के बनने की वजह से आप सोप का यूज़ हार्ड वाटर में नहीं करते हैं, बल्कि डिटर्जेंट का यूज़ आप हार्ड वाटर में करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं क्लींजिंग एक्शन क्या है। देखिए, हम लोग क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट देखते हैं। आप जानते हैं इसमें दो, एक होता है हाइड्रोफोबिक और एक होता है हाइड्रोफिलिक। ये आप पढ़ चुके हैं। हाइड्रोफोबिक जो टेल कहलाता है, टेल होता है नॉन पोलर, याद रखना आपको, नॉन पोलर होता है। और एक होता है हाइड्रोफिलिक जो होता है पोलर। हाइड्रोफोबिक किसको कहेंगे, जो डिज़ोल्व होगा ऑयल में, और हाइड्रोफिलिक किसको कहेंगे, जो डिज़ोल्व होगा, मतलब अट्रैक्ट होगा वाटर के से, और ऑयल से जो अट्रैक्ट होगा वो हाइड्रोफोबिक कहलाएगा। क्योंकि ऑयल जो है वो, यहाँ पे जो टेल है वो नॉन पोलर है, ऑयल भी नॉन पोलर का काम करता है, तो नॉन पोलर में डिज़ोल्व होता है, ये आपको पता है। और जो हाइड्रोफिलिक जो हेड है वो पोलर होता है, और वाटर भी पोलर होता है, तो पोलर में डिज़ोल्व होता है, तो हेड वाटर से की तरफ अट्रैक्ट होता है और टेल ऑयल की तरफ अट्रैक्ट होता है। देखो, ये टेल है जो ऑयल से चिपका हुआ है, और ये हेड जो है वो किससे चिपका हुआ है, देखो वाटर मॉलिक्यूल से चिपका हुआ, अट्रैक्ट हुआ है। आप जानते हैं इसी को मेसल फॉर्मेशन कहते हैं। आप जब आगे पढ़ेंगे तो इसका ये कौन सा फॉर्मेशन कहलाता है, मेसल फॉर्मेशन कहलाता है, जब टेल ऑयल से चिपक जाएगा और जो हेड है वो वाटर मॉलिक्यूल्स को सराउंडेड कर लेगा। याद रखना है टर्म। डू यू नो में आप जानते हैं कि जो डिटर्जेंट होता है, डिटर्जेंट का ये लास्ट पॉइंट समझ लो, ये आप मेसल फॉर्मेशन आप पढ़ चुके हैं, हम बस रिवाइज करा रहे हैं। तो इन शॉर्ट कैसे आप इसको याद रख सकते हैं, बाकी हमने क्लास में बहुत अच्छे से आपको पढ़ा दिया है मेसल फॉर्मेशन क्या होता है। वन शॉर्ट रिवीजन है, तो बस इतना जान लीजिए कि जो हेड होता है वो वाटर की तरफ अट्रैक्ट होता है, जो टेल होता है वो ऑयल की तरफ अट्रैक्ट होता है। क्योंकि जो टेल होता है वो हाइड्रोकार्बन होता है, हाइड्रोकार्बन नॉन पोलर होता है,
और ऑयल नॉन पोलर, तो नॉन पोलर में ही में डिज़ोल्व होता है, और जो हेड होता है वो पोलर होता है, और वाटर भी पोलर होता है, तो पोलर में डिज़ोल्व होता है। ये याद रखेंगे। अब ये कहा जाता है कि मच हाइयर दैन, यहाँ पे मिट गया थोड़ा सा, मच हाइयर दैन सोप। क्लिनजिंग एक्शन में सबसे बेस्ट कौन है, डिटर्जेंट या सोप? तो डिटर्जेंट को माना जाता है क्लिनजिंग एक्शन सबसे अच्छा। क्यों? क्योंकि आंसर याद रखना, डिटर्जेंट लोअर द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, डिटर्जेंट लोअर द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। सिंपल सा जवाब, टू ग्रेटर एक्सटेंट दैन सोप, सोप से ज़्यादा ग्रेटर एक्सटेंट है भाई, किससे? सोप से। तो इस वजह से क्लिनजिंग पाउडर ऑफ डिटर्जेंट इज़ मच हाइयर दैन दोज ऑफ सोप। तो क्लिनजिंग एक्शन जो होता है वो डिटर्जेंट का ज़्यादा क्यों होता है? इसका जवाब यहाँ पे लिख चुके हैं, डिटर्जेंट लोअर द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, सिंपल, टू ग्रेटर एक्सटेंट दैन सोप। इस वजह से आप डिटर्जेंट जो डिटर्जेंट होता है वो क्लिनजिंग पाउडर ज़्यादा बेस्ट होता है सोप से। मतलब जो डिटर्जेंट जो होता है वो क्लिनजिंग एक्शन के लिए बेस्ट माना जाता है सोप के कंपेयर में। तो याद रखना है इसका जवाब। ये था आपका 1 कंप्लीट वीडियो, 1 कंप्लीट नोट, 1 शॉर्ट नोट्स कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स करना नहीं भूलें आप। अगर आप कमेंट्स करके हमें बताएंगे कि किस टॉपिक में आपको दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो हम कोशिश करेंगे कि उस पर आप वीडियो बना दिया जाए। ठीक है, देखने के लिए थैंक यू सो मच।